ये कहानी है रमेश की। रमेश शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, पर रमेश की महीने की तनख्वाह 50,000 थी, जिसमें से 40,000 तो फ्लैट की EMI की इंस्टॉलमेंट भरने में चले जाते थे। रमेश की बीवी भी वर्किंग थी। उसकी बीवी एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और वो महीने के 30,000 कमाती थी। और क्योंकि रमेश की आधी से ज्यादा सैलरी जो होम लोन उसने लिया है उसकी EMI चुकाने में निकल जाती है, तो घर का सारा रोटी पानी, राशन, ग्रोसरी, बिजली पानी का खर्चा उसकी बीवी उठाती थी। रह दे के दोनों रमेश और उसकी बीवी के पास कोई पैसा नहीं बचता था महीने के एंड में, और यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की फीस देना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। रमेश ये सोचा करता था एक बार उसके होम लोन की सारी EMI की किश्तें चुक जाएं, उसके बाद वो अपने फ्लैट में महाराजा बन के रहेगा। पर किस्मत और वक्त को ये मंजूर नहीं था। समय बीता और 25 साल बाद रमेश ने अपना होम लोन चुका दिया। उसे लगने लगा अब तो मैंने होम लोन चुका दिया, अब तो जिंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। 25 साल होम लोन की किश्त देते रहने के बाद जब घर उसका अपना हुआ, ठीक उसी समय उसकी बीवी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और अचानक से सर्जरी करवानी पड़ गई। सारी सेविंग्स रमेश ने और उसकी बीवी ने घर बनाने में लगा दिए। अब जब हार्ट अटैक के सर्जरी की बारी आई तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था और ना ही उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस था। रमेश अमीर तो था पर वो एसेट रिच था, उसके पास एसेट थे इसीलिए वो अमीर था। कैश के मामले में वो आज भी पुअर था, गरीब रह गया। इस प्रकार के लोगों को कहते हैं एसेट रिच कैश पुअर। हालांकि रमेश को लगा कि चलो मैंने अपना घर तो बना ही लिया है, अपनी बीवी की सर्जरी के लिए एटलीस्ट मैं अपना घर बेच देता हूँ, पैसे तो आ जाएंगे। पर हैरानी की बात यह है कि जब घर बेचने की बारी आई तो घर कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला, उसका कोई खरीदार ही नहीं था मार्केट में। ऐसा इसीलिए क्योंकि 25 साल का होम लोन चुकाने के बाद उस फ्लैट की हालत बिल्कुल कंडर हो चुकी थी। वो फ्लैट की बिल्डिंग 25 साल बाद एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कम बल्कि एक भूत बंगला ज्यादा लगने लग गया था। रमेश ने अपनी जिंदगी भर की सैलरी से होम लोन चुकाया, उसकी बीवी ने जिंदगी भर की सैलरी से बच्चे पाले, घर पाला। पर जब रमेश की बीवी की सर्जरी की बारी आई तो उनके पास पैसा था नहीं, ले दे के एक प्रॉपर्टी जिसका कोई खरीदार भी नहीं था, तो उसकी बीवी की सर्जरी नहीं हो पाई और वो चल गुजरी। जैसे एक छोटे से बिस्किट के पैकेट की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे एक इंसान जो जिंदा होता है उसकी भी एक्सपायरी डेट आती है, वैसे ही जिस फ्लैट में आप रह रहे हो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो फ्लैट तो बेच देते हैं, पर एक बार उनके पास आपका पैसा आ गया, उनके हाथ में होता है कि कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी की करनी है। बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग तो बन जाती है पर 20-25 साल बाद उनकी हालत बिल्कुल कंडम हो जाती है, और 20-25 साल बाद वो घर तो बिकने की हालत में रहेगा नहीं। जिसने वो घर खरीदा था उसे बिल्डर से रिफंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लीगली तो उसको उसके होम ओनरशिप का राइट मिल गया था जो कि बिल्डर ने प्रॉमिस किया था ऑन पेपर। पुराने जमाने में लोग इस टाइप के मकान में रहते थे। इस टाइप के मकान में रहने का फायदा ये होता था कि जमीन अपनी खुद की होती थी, तो लैंडलॉर्ड के पास हमेशा से ये पावर होती थी कि उसको किस क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करवानी है, और अगर आने वाले टाइम में घर पुराना हो गया तो वो घर को तोड़वा के उसको फिर से भी कंस्ट्रक्ट करवा सकता था। पर जब से ये हाई राइज सोसाइटी का चलन चला है तब से जो होम ओनर के पास थोड़ी बहुत पावर होती थी वो भी उसके हाथ से छीन ली गई। जब खुद की जमीन के ऊपर खुद का मकान बनाया जाए तो जरूरत पड़ने पे कभी भी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, पर एक हाई राइज सोसाइटी की बिल्डिंग में जब आपका खुद का फ्लैट है तो ये होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कुछ केसेस में फ्लैट खरीदना प्लॉट खरीदने से बेटर ऑप्शन रहता है। एक हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैट में ना जाने आपको उसके साथ कितनी सारी अम्यूनिटीज मिल जाती हैं, फिर चाहे वो बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो, बूढ़े लोगों के चलने के लिए प्रॉपर ग्रीन पार्क्स हो, बास्केटबॉल कोर्ट हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, टेनिस कोर्ट हो, जिम हो। एक हाई राइज सोसाइटी में आपको क्लब हाउस मिलेगा जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। तो ऐसे केस में नो डाउट एक फ्लैट खरीदना फायदेमंद रहता है। पर ये सोच लेना कि ये जो मैंने फ्लैट बनाया है ये मेरी जनरेशनल लेगेसी बनेगी, मेरे आगे आने वाले जनरेशन इसको एंजॉय कर पाएगा, ये बिल्कुल गलत विचार है। क्यों?
क्योंकि जो जनरेशनल लेगेसी होती है वो जमीन से बनती है, वो कभी भी एक हवा में पड़े हुए डब्बे से नहीं बनती। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने फ्लैट खरीद लिया तो आपके सारे पैसे डूब गए। अगर आप वो फ्लैट अपने खुद के रहने के लिए ले रहे हो तो मोर देन गुड इनफ है, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि जनरेशनल लेगेसी बनेगी इसकी, तो आप शायद बहुत ज्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। पर मेरी ये बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली तो 3-4 मिनट और देख लो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक ऐसा प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो सुन के तुम कहोगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। और तुम्हारा इसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, कोई भी बिल्डर या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर तुम्हारे साथ फ्रॉड करके निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कोई भी तुम्हारा पोपट बना के चला जाएगा। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट में जिसे कहते हैं यूडीएस। तो अगले 3-4 मिनट मुझे दे दो, ये यूडीएस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यूडीएस यानी अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। यूडीएस बेसिकली जमीन का वो हिस्सा होता है जो आपको आपका खुद का फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने में मिलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो कोई फ्लैट खरीदते हैं तो वो किसी जमीन के मालिकाना हक नहीं रखते, क्योंकि वो तो हवा में बस एक माचिस के डिब्बे जैसी चीज है। ऐसा नहीं है। बहुत से केसेस में जब आप अपना खुद का फ्लैट खरीदते हो तो एक डॉक्यूमेंट में आपका यूडीएस मेंशन्ड होता है, और यूडीएस वो जमीन होती है जिसका आप मालिकाना हक रखते हो। इसका सिंपल मैथ समझो, मान के चलो कि 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, उस 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन के ऊपर 10 फ्लैट बन गए और हर फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है, तो हर फ्लैट ओनर के पास 1000 स्क्वायर फीट की जमीन आई। इसको समझते हैं, टोटल जो जमीन है वो है 10,000 स्क्वायर फीट, टोटल फ्लैट है 10, और 10,000 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो हर एक का जो यूडीएस जो ओनरशिप है जमीन की वो हो गई 1000 स्क्वायर फीट। और बहुत से केसेस में तो हमारे देश में ये फ्रॉड हो जाता है कि जब वो फ्लैट खरीदने जाते हैं उनके नाम कोई यूडीएस होता ही नहीं, वो बस हवा में एक डब्बे के मालिक होते हैं। तो जब आप अपना खुद का फ्लैट खरीदने जाओ तो आप डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉपर्टी चेक करो कि पहली बात आपके पास यूडीएस का मालिकाना हक है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप घर खरीदने जाओ तो ये सोच के घर खरीदने जाओ कि आप घर खरीदने जा रहे हो। कभी भी घर आपको खरीदे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने ना देना, यानी कि घर ऐसा खरीदो कि जिसकी होम लोन की ईएमआई की किस्त अगर आपको चुकानी पड़े तो वो चुकाने के बावजूद भी आपके घर के रोटी पानी का खर्चा आराम से निकलता रहे। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो रमेश का एग्जाम्पल मैंने दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में वो आपके साथ हो जाए, आपकी सारी महीने की सैलरी सिर्फ होम लोन की ईएमआई देने पे लग जाए और घर का पैसा तुम्हारी बीवी के खर्चे से चले। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों की सैलरीज इतनी ज्यादा नहीं है पर घरों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि इंडिया में खुद का घर खरीदना इतना सेंस क्यों नहीं बनाता। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे इस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।